हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 5 जनवरी 2020। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हमें डिस्कस करनी है। फ्रंट पेज पे अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि एग्री एक्सपोर्ट बॉडी जिसका नाम है अपेडा, दैट मीन्स एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है, उसने अभी फाइनल कर लिया है कि जो रेड मीट एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, उसमें वर्ड हलाल जो है उसको अब एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल को देखेंगे क्या है हलाल का पूरा मुद्दा, हटाने के पीछे क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोविज़न है या फिर क्यों ही इतना कुछ किया जा रहा है, तो देखेंगे इस पूरे इशू को। अच्छा आर्टिकल है, एक नया मैटर है। ठीक है, एक फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप एथिक्स में कहीं पे कोट कर सकते हो करप्शन के पॉइंट पे, कि यहाँ पर यूपी में आपने देखी होगी एक न्यूज़ आई थी रिसेंटली, जिसमें एक क्रेमेटोरियम में मतलब बहुत सारे लोग गए हुए थे शमशान घाट पे, तो वहाँ पर जो शमशान घाट की छत ढह जाती है और उसकी वजह से लगभग 23 जने या उससे ज़्यादा की शायद डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर करप्शन निकल के आ रहा है। ये देखो यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ है, एक तो नगर पालिका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिनका नाम है निहारिका सिंह, एक जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, एक सुपरवाइजर जिनका नाम है आशीष, इनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। तो आप देख सकते हो कि कितनी घटिया क्वालिटी का 2 महीने पहले ये रूफ बनी थी, तो कितनी घटिया क्वालिटी का ये रूफ बना था। तो एथिक्स पेपर 4 में ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। करप्शन की अगर बात आए, इंटेग्रिटी की अगर बात आए, ऑनेस्टी की अगर बात आए, तो ये एग्जाम्पल्स है ना, इसी तरीके से पिक करने होते हैं हमें। ओके, देखते हैं और जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, जिसके बारे में हमने देखा था कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, वो उनकी बॉडी मिली है, डेड बॉडीज मिली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की एक लेक है जिसका नाम है पोंग डैम लेक। जी ठीक है, तो देखेंगे क्या है पूरा मुद्दा, क्योंकि वहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, उनकी बॉडी का जो पोस्टमार्टम हुआ, ठीक है, तो पता पड़ा कि वो बर्ड फ्लू, दैट मीन्स एवियन इन्फ्लुएंजा से बीमार थे, वो ग्रसित थे। तो देखेंगे इस पूरे आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, कौन सा वायरस है, किस तरीके से स्प्रेड हो सकता है, ह्यूमन बीइंग को इससे कोई थ्रेट है कि नहीं है, और 2 इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम देखेंगे कि इनका, आप कह सकते हो कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो एक आर्टिकल ये हो गया। फिर अगर एक्सप्लेन पेज पे चले तो वैक्सीन के लिए आगे क्या होगा, ये देखो हमारे लिए इतना ज़्यादा मुझे लगा नहीं इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें वही एक सीक्वेंस में कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो बहुत मैटर जो इंपॉर्टेंट था हमने डिस्कस कर लिया। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, आउट गोइंग यूएस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपनी तरफ से क्या कोशिश की थी जो इलेक्ट प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनके इलेक्शन को एक तरीके से ख़त्म करने के लिए, कि हाँ नहीं मैं हारा नहीं हूँ, लाइक दैट, वो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, हम हमारी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते। तो अब बात आ जाती है तीसरे आर्टिकल की। औरंगाबाद महाराष्ट्र की एक सिटी है जिसका नाम बदल कर अब संभाजी नगर करने की बात शुरू हो गई है एक बार फिर से। तो ये जो मुद्दा है, इसमें शुरुआती ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है जो हमें एक बार देखना चाहिए। हम देखेंगे इस पूरे मैटर में। बाकी पॉलिटिक्स है जो हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, बिल्कुल काम का नहीं है। ये शुरुआती जो पॉइंट है ये हम देखेंगे कि ये क्या है पूरा मैटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट पेज है हमारा द वर्ल्ड। इस पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि ईरान ने फिर से यूरेनियम को एनरिच करना शुरू कर दिया है अप टू 20%। और साथ में ईरान ने एक साउथ कोरिया का ऑयल ले जाने वाला टैंकर था, उस वेसल को कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखेंगे पूरे आर्टिकल को, अच्छा आर्टिकल है, क्या डेवलपमेंट है इंटरनेशनल आप सिनेरियो में देखो तो। फिर चलते हैं इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। एक तो ये नंबर 1 जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, दैट स्टैंड्स फॉर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो अभी एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार 5वें महीने में, दिसंबर में। देखो ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए रिलीज होता है, एक तो ये ध्यान रखना हमें। दूसरा, ये रिलीज कौन करता है, ये रिलीज होता है आईएचएस मार्केट के द्वारा। ठीक है, बाकी चीज़ें तो क्या है, ट्रेंड की बता रहे हैं। कोविड-19 के टाइम पे क्या क्राइसिस आया था, ये देखो अप्रैल का ट्रेंड दिखा रहे हैं यहाँ पे। अप्रैल के टाइम पे कितना क्राइसिस आया था, फिर बाद में अब अपलिफ्ट होकर के सर्विस का जो पीएमआई है वो तो 53.7 पे स्कोर कर रहा था नवंबर में, वो अभी आएगा दिसंबर का तो। बट जबकि मैन्युफैक्चरिंग का आप देखोगे तो 56.4 का राइज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, नवंबर, मतलब नवंबर को अगर कंपेयर किया जाए तो इतना ज़्यादा ये ट्रेंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पीएमआई
कौन रिलीज करता है? सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। जी बिल्कुल होता है। ठीक है, बाकी जो आर्टिकल हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे वो है ये वाला, जिसमें टैरिफ वॉर चाइना और यूएसए का ही नहीं रहा है। ठीक है, यूएस इंडिया के भी बीच में रहा है। देखेंगे पूरा आर्टिकल को, क्या था पूरा इशू। ठीक है, तो देखते हैं कि आर्टिकल को पूरा डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है, एग्री एक्सपोर्ट बॉडी ने हलाल जो वर्ड है वो हटा दिया है मीट मैनुअल से। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। देखो, सोशल मीडिया एक कैंपेन चल रहा था जिसमें सिख और हिंदू राइट विंग ग्रुप जो थे उन्होंने अपनी तरफ से एक बात बड़ी कही कि जो हलाल का जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो सर्टिफिकेशन अब इंडिया में नहीं मिलना चाहिए। रीज़न क्या होता है? देखो, हलाल जो वर्ड है ना वो शरीयत लॉ के हिसाब से होता है। अब शरीयत लॉ मुस्लिम कंट्रीज़ में ज़्यादातर चलता है और वहाँ पर हमारे यहाँ से रेड मीट एक्सपोर्ट भी होता है। तो वो ये चाहते हैं कि शरीयत लॉ के हिसाब से हलाल किया हुआ मीट ही वो कंज्यूम करेंगे, तो धर्म का सही, एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्म को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। बट हलाल जो वर्ड है उसमें एक ही आप कह सकते हो कि एक एनिमल को बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, एक स्ट्रिक्टली स्लॉटरिंग होती है एनिमल्स की। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये अपने आप में एक कैंपेन था, जिसको फिर बाद में अभी एपेडा ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, अब जो वर्ड है हलाल उसको रेड मीट मैनुअल से हम हटा देंगे। अब इससे क्या होगा? हलाल जो वर्ड हट जाएगा तो एक तो जो पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन था वो ख़त्म हो जाएगा। आगे बताएंगे, वो हम देखेंगे क्या क्या फ़ायदे हैं। पहले देख लेते हैं कि अपेडा क्या है। अपेडा ने क्या कहा है? बोले इसके पीछे गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोविज़न नहीं है। हलाल का जो है सर्टिफिकेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ पर शरीयत लॉ के बेसिस पे जो इस्लामिक कंट्रीज़ में चलता है और वहाँ पर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो वो और उनके अलावा भी ऐसा नहीं है कि रेड मीट हम किसी को एक्सपोर्ट नहीं करते। हम अब आगे दिखाएंगे इस आर्टिकल में कि इस्लामिक कंट्रीज से ज़्यादा तो हम दूसरे कंट्रीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं रेड मीट। तो ये हलाल वर्ड हटाने का एक कैंपेन शुरू हुआ। अब यहाँ पे पॉइंट जो हमें जानने का है वो ये है, अपेडा, ठीक है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये देखो, एक एग्री एक्सपोर्ट बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है। और इसका क्या कहना है कि एनिमल्स की स्लॉटरिंग बड़ी स्ट्रिक्टली होती है अगर हलाल मेथड का यूज़ किया जाए। हलाल का मतलब धीरे धीरे काट के, ठीक है। और एक होता है झटका सिस्टम, जिसमें एक झटके में काट दी जाती है गर्दन, तो वो हलाल वाला होता है, वो थोड़ा पेनफुल भी होता है। दूसरा, ये हलाल किए हुए एनिमल्स का जो मीट है वो कहाँ पर जाता है? जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ तक। फिर आगे बात ये आ जाती है कि हम कौन से कंट्रीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताई दी पूरी डिटेल कि क्या है पूरा प्रोविज़न ये हलाल वाला, क्यों करते हैं, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ में शरीयत, इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग ये चीज़ चलती है। फिर बात आ जाती है, जो हलाल वर्ड ऑलरेडी था मैनुअल में, तो वो क्या थोड़ा मैंडेटरी बना देता था। इसकी वजह से हलाल की एक्सरसाइज ज़्यादा होती थी, तो ज़्यादा स्लॉटरिंग भी ज़्यादा हो रही थी, वो सारी चीज़ें। अब बात आ जाती है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है। अगर हम देखें तो हम जो रेड मीट एक्सपोर्ट होता है वो बफेलो मीट ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। तो 2019-20 में इंडिया ने बफेलो मीट एक्सपोर्ट किया 22,668.48 करोड़ रुपए का। और चीफ बायर्स हैं, ज़्यादा जो खरीदने वाले हैं, देखो, वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, हांगकांग, म्यांमार, यूएई, इन कंट्रीज़ को हम ज़्यादा ही एक्सपोर्ट किया करते हैं। और हांगकांग और वियतनाम में जो एक्सपोर्ट होता है ना, वो फिर जाता है चाइना में। कहने का मतलब चाइना को सीधा हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग करते होंगे फिर उसके बाद में। ठीक है, तो राइट विंग ग्रुप का जो पूरा मुद्दा था वो हमने देखा ही। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि किस तरीके से क्या, ये सारा ऑलमोस्ट देख लिया, बाकी चीज़ें तो झटका सिस्टम और वो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, एक और कि हलालानॉमिक्स क्या होती है? बोले हलाल करके फिर पैसा कमाते हो आप, राइट। तो बोले एक झटकानॉमिक्स क्यों ना शुरू कर देते हो आप, राइट। तो वो सारी चीज़ें, तो बोला हलालानॉमिक्स को बंद कर देना चाहिए कंट्री में, और सारी कंट्री में ये बंद हो जाए तो फिर ठीक रहेगा। और हलाल सर्टिफिकेशन की जो कंट्रीज़ बोलते हैं ना, शरीयत लॉ बेस्ड, कि भाई हलाल सर्टिफिकेशन जिस मीट को मिलेगा उसी को हम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उनका शरीयत लॉ को फॉलो करना होता है ना, इस वजह से। तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अब हम कोई सर्टिफिकेशन देने वाले नहीं है। तो इससे क्या होगा, हलाल करने का जो ट्रेंड है वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, डेड माइग्रेटरी बर्ड्स फाउंड एट हिमाचल लेक सेंचुरी टेस्ट पॉजिटिव फॉर बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का भी एक नया डर आने लग गया है। देखो, सैंपल लिए गए डेड माइग्रेंट वर्कर्स वर्ड्स की, जिनकी हमने बात की थी, पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश में, जिनकी मरने के बाद में बहुत बॉडीज़ मिली थी। तो पता पड़ा कि एवियन इन्फ्लुएंजा, दैट मीन्स बर्ड फ्लू से वो इन्फेक्टेड थे। और टेस्टिंग कौन सी? वही RT-PCR टेस्टिंग, सैंपल लिए और चेकिंग की गई उनकी। और तो यहाँ पर कौन से बर्ड मिले?
बार हेड गीज। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जहां पर ये रिसर्च हुई वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, निषाद। निषाद कहां पर है? भोपाल, ये ध्यान रखना। नंबर 1 इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 इन्फॉर्मेशन, ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है इसका वायरस कौन सा होता है? H5N1। अभी जो वायरस का जो स्ट्रेन मिला है वो है H5N1। फिर आ जाती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो ये कि जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? तो वो है कहाँ पर? बरेली में। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और ये जो आप कह रहे हो ना, जो गीज हैं, बार हेड गीज हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड है, इन्हीं में नहीं मिले हैं ये बर्ड फ्लू के सिम्टम्स। झालावाड़ में भी एक न्यूज़ आई थी अभी कुछ दिनों पहले, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है झालावाड़, वहाँ पर भी बहुत सारे कौवों की डेथ हुई थी। उनकी भी जब टेस्टिंग हुई तो पता पड़ा था एवियन इन्फ्लुएंजा से वो इन्फेक्टेड थे। अब बात आ जाती है कि इसका क्या ट्रांसमिशन किस तरीके से हो सकता है। तो इसमें देखो H5N1 एक कंटेंजियस डिजीज है जो एनिमल टू एनिमल, जो ये बर्ड्स हैं उनमें तो ट्रांसमिट होती है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी इनका ट्रांसमिशन हो सकता है अनयूजुअल कंडीशंस में। ये बात किसने कही? WHO ने। तो इससे भी हमें बचने की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब बात करते हैं औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर करने वाली न्यूज़ पे। ठीक है, देखो इसमें आप देखोगे जब आप कह सकते हो कि जब बाबा साहब जो थे ना, बाला साहब ठाकरे जी, शिवसेना के जो लीडर थे, लेट बाला साहब ठाकरे जी, उन्होंने ये चीज़ शुरू की थी। बोला कि इस औरंगाबाद का नाम बदल करके हम बदल देंगे क्या? संभाजी नगर के नाम से। तो इसकी हिस्ट्री हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जान लेते हैं। देखो औरंगाबाद जो है वो 1610 में स्टैब्लिश किया गया था मलिक अंबर के द्वारा। ठीक है, मलिक अंबर के द्वारा, जो कि निजाम शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, और फिर औरंगजेब जो था मुगल शासक, उसने इसका नाम बदल दिया और अपनी ज़िंदगी के लास्ट के अंतिम टाइम था ना, वो औरंगजेब ने यहीं पे बिताया था। अच्छा, यहाँ पर संभाजी का क्या रिलेशन आ गया? देखो संभाजी बेसिकली थे कौन? संभाजी महाराज ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, और इनको लास्ट में फिर औरंगजेब ने, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई तब तक इनको टॉर्चर किया था, फिर उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो इस वजह से इनकी इस मेमोरी को ध्यान में रखते हुए, और इनको आप कह सकते हो कि औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद था तो उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया जाए? इसका संभाजी नगर। 1980 में मुंबई थाने ये फिर पॉलिटिक्स आ गई कि अपनी पॉलिटिकल इश्यूज़ में इन्होंने अपने आप को कंसिडर करना शुरू कर दिया कि भाई हाँ, हम नाम बदलवाएंगे। इवन शिवसेना की जब भी एड्रेसिंग होती है तो औरंगाबाद को औरंगाबाद नाम से बोलते ही नहीं है। शिवसेना क्या बोलती है? संभाजी नगर। ठीक है, बाकी तो क्या है, पॉलिटिक्स है, बिल्कुल काम की नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर दिया है अप टू 20%, और एक टैंकर भी सीज कर लिया जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से पास हो रहा था। अब आप इसको मैप पे जरूर देख लेना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। इसमें क्या क्या देखोगे कि कौन कौन सी तो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। नंबर 2 आप ये देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को कि ऊपर कौन सा कंट्री है, नीचे कौन सा कंट्री है। वैसे मैं बताता हूँ, ईरान और सऊदी अरब। यहाँ पर आप देखोगे ये है, क्या नाम है इसका? ओमान का पार्ट है। ठीक है, और थोड़ा सा यूएई वाला पोर्शन आ जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे तो ईरान का बड़ा वहां पर डोमिनेंस है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो साउथ कोरियन एक वेसल जा रहा था जो कि ऑयल टैंकर था, उसको रोक लिया। ये कहा, बोले ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रहा है। दूसरा, यूरेनियम एनरिचमेंट है वो लगातार कर रहा है। देखो पहले भी ईरान ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, बट उस टाइम पे इजराइल ने अपनी तरफ से बहुत एयर अटैक भी कर दिए थे ईरान पे। ठीक है, क्योंकि इजराइल वही चीज़ है, मिडिल ईस्ट बोलें या फिर अपन वेस्टर्न एशिया बोलें या गल्फ रीजन बोले, वहाँ इजराइल अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, तो इनके बीच में राइवलरी हमेशा चलती रहती है। और रही सही में अभी सऊदी अरब या फिर अरब कंट्रीज जो हैं उनकी रिलेशनशिप इजराइल के साथ में इंप्रूव हो रही है, तो ईरान का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर बढ़ रहा है। तो इस वजह से उन्होंने फिर से अपना एक वेपन, आप कह सकते हो, यूरेनियम एनरिचमेंट इंक्रीज कर दिया है। उससे क्या होगा कि वो एक टेक्निकल कदम उठा रहे हैं जिससे कि वेपन तैयार कर सकें, न्यूक वेपन तैयार कर सकें। ठीक है, इसके पहले भी किया था, फिर अल्टीमेटली 2015 में जैकपोआ साइन होती है ही, बट वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में खुद को निकाल लिया था। और ये जो न्यूक्लियर डील हुई थी, इसमें एक तरफ तो ईरान था तो दूसरी तरफ P5+1। P5 कौन से थे? परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल +1, दैट वाज जर्मनी। ठीक है, तो ऐसे करके इससे यूएसए ने खुद को बाहर निकाल लिया था। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसीलिए आर्टिकल आया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे।
देखो, टैरिफ पॉलिसीज की बात करें तो यूएस में जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो उसकी वजह से इंडिया ट्रेड रिलेशंस बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हुए हैं पिछले सालों में। ठीक है, ये एक रिपोर्ट रिलीज हुई है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज के द्वारा। इसमें क्या है, यूएसए ने अपनी तरफ से, मैं बता रहा हूँ सीधा यहाँ पे टू द पॉइंट, कि अपनी तरफ से मतलब अपनी तरफ से इंडिया से जो इंपोर्ट आता है एल्यूमिनियम का, स्टील का, उसको रोकने के लिए एल्यूमिनियम पे तो लगा दिया कितना, मतलब स्टील पे तो लगा दिया 25% टैरिफ, और एल्यूमिनियम पे लगा दिया 10% टैरिफ। तो इस चीज़, और कहा क्या, बोले सेक्शन 232 के बेसिस पे हम लगा रहे हैं। तो इंडिया ने फिर भी अपनी तरफ से टैरिफ लगाने में डिले किया कि नहीं, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। बट यूएस की तरफ से कोई भी अपनी एक, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं हो रही थी, और इंडिया को यूएसए में जो ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम था उसमें कंसिडर ना किया गया। तब इंडिया ने रिटेलिएट किया और इंडिया ने भी 10 से 25% का टैरिफ अप्लाई कर दिया। तो इसमें क्या है, यूएसए से जो स्मार्टफोन आ रहे थे, सेलफोन्स का जो लेन देन था वो हो गया, और इंडिया से जो एल्यूमिनियम या फिर जो स्टील जाया करता था वो हो गया। तो ऐसे करके ट्रेड पर बड़ा इम्पैक्ट आया। ठीक है ना। और रही सही में इंडिया से जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था, जीएसपी वाला सिस्टम जो था, वो इंडिया से विड्रॉ कर लिया। बोले इंडिया अब बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, हम ज़्यादा बेनिफिट नहीं देंगे। इसमें क्या होता था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे ना, उनको फैसिलिटेट करने के लिए लो टैरिफ बैरियर लगाए जाते थे यूएसए के द्वारा, जिससे कि इंडिया जैसे कंट्रीज जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज, वहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उनके लिए मार्केट यूएसए बन सके और एक डेवलपमेंट का रास्ता दिखा सके उस तरीके से। बट फिर जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने जीएसपी का स्टेटस इंडिया से विड्रॉ कर लिया, तो वो और ज़्यादा, आप कह सकते हो, रिलेशनशिप को बिगाड़ने वाला था। अच्छा, इंडिया ने जो ये जो 10 से 25% का जो राइज किया ना, वो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अंदर अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स के बाहर था। ठीक है, बट यूएसए के ट्रेड के हिसाब से देखें ना, तो यूएसए के एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए ये एनफ था। तो इस वजह से यूएसए के साथ में वो और भी कई कंट्रीज चले, डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट कंसल्टेशन में जाने की बात कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, कि किसी भी तरीके से इंडिया को रोका जाए कि ये जो बैरियर्स लगा रहे हो डब्ल्यूटीओ के प्रोविजन के अगेंस्ट में। इंडिया भी अपनी तरफ से इस बात को लेकर के, जिसमें यूएसए ने, आप कह सकते हो, यूएसए ने अपनी तरफ से ये जो टैरिफ लगाया 25% स्टील पे, 10% एल्यूमिनियम पे, तो बोला इंडिया भी बोलने लगा कि हम भी यूएसए के अगेंस्ट में जाएंगे। अब देखने वाली बात है, देखो जो बाइडेन नया एडमिनिस्ट्रेशन है, तो लगता ये है कि एक तो जीएसपी वाला बेनिफिट है वो रिस्टोर हो जाए, और जो नॉर्मल ट्रेड डील है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम पे हो जाए। ठीक है, अभी तक तो होल्ड पे है, कुछ हुआ नहीं फाइनलाइज। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।